यस हाय बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 11 नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 11 है सीएस एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इस चैप्टर के साथ कैसे डील करना है, इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है और ये चैप्टर यहां से आगे के वीडियो में मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बार समझ लेना बेटा। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेटा यहाँ पे काफी सारी नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज मिलने वाली है। नेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज मतलब मैं यहाँ पे इंडिया की अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, है ना। नेशनल रिलेटेड टू यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ICAI, ICSI एंड ICMAI, ये आपकी तीनों इंस्टीट्यूट आ गई, CA की, CS की और CMA। पहले इसका नाम था CWA, ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज में काफ़ी सारी है, UK की है, US की है, जापान की है, यूरोप कैनेडियन है, और उसके बाद में आपका IFRS फाउंडेशन आ गया, लंदन बेस्ड जो था। तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज़ भी है। तो मुन्ना पहले सुन ले, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसके अंदर में ऐसा समझो कि आपको 1 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इस चैप्टर को मैं यहां से आगे कैसे पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज में टोटल इस चैप्टर में जितनी भी अथॉरिटीज है, हर एक अथॉरिटीज की मैं आपको यहां से आगे समरी नोट्स लिख करके दूंगा, और समरी नोट्स लिखते लिखते ही आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूं, राइट। जब मैं आपको समरी नोट्स अभी लिखवा के दूंगा, ये चैप्टर नंबर 11 है, मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर में आपको हेडिंग में चैप्टर नंबर 13 या फिर मैं वीडियो में यहाँ पे आगे बोल दूं कि 13.1 है, तो वो 13 नहीं है, वो चैप्टर नंबर कौन सा बेटा आपके नोट्स का 11 ही है। वीडियो में मे भी आपको 13 लिखा हुआ दिख सकता है, लेकिन इट इज चैप्टर नंबर 11 नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज। तो जो भी मैं समरी नोट्स लिखवा के दूं और जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूं, वो सारी की सारी चीजें अपने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, डन है ना। सो यहां से आगे अब जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अपने पूरे ध्यान से सुनना है और 100% चीजें लिख करके रखना है। वैसे तो नोट्स के अंदर में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने रेड कलर के पेन से हाईलाइट किया ही है, ठीक है। और ये चैप्टर को ज्यादा दिल से नहीं लगाने का, रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते समय ये चैप्टर आपके इतना काम का नहीं है। इस चैप्टर से मुझे बस एक ही मतलब है, मुझे नंबर चाहिए एग्जाम में, क्लियर, डन। क्योंकि ये जितनी भी अथॉरिटीज इस चैप्टर में दी है ना, अगर वो सारी अथॉरिटीज हम लोग डिटेल में पढ़े तो हर एक अथॉरिटी के लिए एक एक किताब बन सकता है। ICSAI के लिए, ICAI के लिए, ICMAI के लिए, यस और नो, IFRS के लिए, तो हर एक के लिए एक किताब बन सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने हर एक अथॉरिटी का सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन उतना ही पार्ट एक दिया हुआ है, डन। सो चलो हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर का मैं फिर से बता देता हूं, ये मे भी यहां से आगे के वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 13 दिख सकता है, लेकिन वो 13 नहीं है, इट इज चैप्टर नंबर 11। और सारी समरी नोट्स और सारा कॉन्सेप्चुअली आपको जो भी अभी क्लियर होने वाला है वो सभी आपने सारी चीजें मेरे साथ साथ लिखना है, डन, क्लियर है, थैंक यू। चलो स्टार्ट कर बेटा हम लोग। सो सीएस एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी, है ना, पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ नेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी है, नेशनल मतलब हाल फिलहाल में हम लोग इंडिया में, तो हमारे लिए नेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन कौन सी बेटा, ICAI, ICSI, ICMAI, बरोबर है, ये जो इस चैप्टर में दी है, बरोबर है। और कुछ इंटरनेशनल है, जैसे IFRS फाउंडेशन है, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की है, CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना। तो बहुत सारी अथॉरिटीज है, कुछ नेशनल है कुछ इंटरनेशनल है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ प्लीज ध्यान देना। ये चैप्टर में मैं सिर्फ पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, तो पेन पेपर हाथ में लो, या आपके बुक में जो साइड में जो जगह है ना नोट्स, मेक योर नोट्स, तो वहां पे लिखते जाओ, बरोबर है। और समरी पॉइंट्स लिखवा के देता हूं, बहुत सिंपल है, बस आपको लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, तो फटाफट से लिखना है बेटा। सबसे पहली अथॉरिटी कौन सी दी है बेटा इस चैप्टर में, एक बार चेक करो तो कौन सा चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 13, 13.1, 13.1। ओके, सबसे पहली अथॉरिटी कौन सी बेटा, ICSI, बरोबर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया क्या करती है बेटा इंस्टीट्यूट, बताओ तो जरा। इंडिया में कंप्लायंस ऑडिट रिलेटेड या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रिलेटेड प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। कब इनकॉर्पोरेट हुई है बेटा? 4 अक्टूबर 1968 को, हाँ या ना। और इसका काम क्या है बेटा, फटाफट से बताओ। सीएस का और काम क्या है? लीगल एक्सपर्ट है कंपनी के लिए, या कंपनी के जो भी लीगल मैटर्स है उसमें कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी पोजीशन जो है वो मैनेजरियल पोजीशन है, क्लरिकल पोजीशन पे नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स फटाफट से अब देखो, मैं हर एक पॉइंट, हर एक अथॉरिटी के सारे पॉइंट्स लिखवा करके देता हूं, तो आपने लिखना है बेटा, फटाफट से लिखो। सबसे पहले कौन सी अथॉरिटी है लिखना है बेटा, सभी ने साइड में लिखो, मेक योर नोट्स में ICSI, बरोबर है। और बुक ओपन रखना, साइड में देखते जाओ, पेज नंबर 13.1 क्या लिखा है बेटा यहाँ पे देखो तो, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी। ओनली वर्ड पढ़ने के बाद जरा अच्छा लग रहा है, ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। फटाफट से लिखो, रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ, साइड में लिखते जाओ, कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। सेटअप प्लीज लिखना है बेटा आपने, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, पार्लियामेंट बोल सकते हो। कैसे काम करती है बेटा ये? अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ MCA, वर्क्स अंडर द jurisdiction of MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? इनकॉर्पोरेटेड ऑन 4th of October, आई थिंक 1968 है, बट प्लीज आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 4 अक्टूबर 1968, बरोबर है, यस और नो। और देखो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे बेटा इसके अंदर में। इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट इसमें तो नहीं लिखा है, बट आप लिख लेना। और आगे देखो, इसमें फर्स्ट पैरा हो गया, देन सेकंड पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं। एक तो हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड पैराग्राफ में इसकी जो पोजीशन है, सीनियर पोजीशन रहेगी क्या बेटा? यस। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों में बता देता हूँ, मैंने जो नोट दिया इसमें जो ऐसे फॉर्म में पूरा दिया है, एज इट इज मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट है, बस उसी पैराग्राफ को मैं अभी यहाँ पे रीड करके टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक पॉइंट पे इस पे आने वाले, बराबर, तो आपको आसानी हो जाएगी और पढ़ने में फटाफट से हो जाएगा। जहां आपको 2 घंटे लग रहे हैं वहां पे 5 मिनट में चैप्टर पढ़ना हो जाएगा, और कुछ नहीं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, CS हैव, कौन सी पोजीशन रहेगी बेटा इसकी? क्लरिकल पोजीशन है क्या? नो, नॉट अ क्लरिकल और सेक्रेटेरियल। देखो 3rd नंबर के पैराग्राफ में दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे आसान भाषा में लिख सकते हैं, सीनियर और मैनेजेरियल पोजीशन इन अ कंपनी। ऐसा लिख लो ब्रैकेट में, नॉट अ क्लरिकल, नॉट अ क्लरिकल, सीनियर और मैनेजेरियल पोजीशन रहेगी बेटा कंपनी में। CS क्या करता है बेटा? इंश्योर्स द कंप्लायंसेस। कौन से कंप्लायंसेस? लॉ रिलेटेड। कौन सा लॉ? वो लॉ जो कंपनी को अप्लीकेबल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कहां दिया रे बेटा? 1 2 3 4, 4th नंबर का पैराग्राफ, 3rd और 4th नंबर का पैराग्राफ। इंश्योर्स, ऐसा लिखना, CS इंश्योर्स कंप्लायंस या फिर लॉ रिलेटेड कंप्लायंसेस। उसके बाद और क्या दिख रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में? ऑल्सो एंश्योर्स दैट द बोर्ड्स डिसीजन आर इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल्सो CS एंश्योर्स दैट BOD's decisions were बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी डिसीजन है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए हैं नहीं हुए हैं, वो भी चेक करने का काम किसका है बेटा? CS का है।
लॉ रिलेटेड कंप्लायंसेस इंश्योर करने का काम भी किसका है, सीएस का है। या फिर लास्ट पैराग्राफ देखना बेटा, क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को ऑन अ लीगल मैटर्स और शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करता है। लिखो, रिप्रेजेंट्स कंपनी ऑन लीगल मैटर्स। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है क्या, एंड कम्युनिकेट representative of company and communicate to the shareholders। सर शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेशन किस बारे में, कंपनी जो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए तो प्रॉपरली मेंटेन की है, डिविडेंड जो डिक्लेयर की थी वो डिविडेंड पे कर दिए है, सारी चीज जो भी उसके हिसाब से लग रहा है जो हो गया। ये सारे पॉइंट्स है बेटा रिलेटेड टू आईसीएसआई। कुछ बात समझ में आई क्या रे? पहला पॉइंट, रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ द सीएस इन इंडिया, सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या सेटअप बेटा, ये आईसीएसआई सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वर्क्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द एमसीए। ये इतने 7-8 एमसीक्यू इसके ऊपर आ सकते हैं, सिंपल है, पक्का। ये ठीक है, या दूसरा एक और तरीका है पढ़ाने का, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसे बताओ, चलेगा? लिखो फिर सेकंड, आईसीएआई, हाँ, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, आपको पता है क्या, अपनी जो आईसीएआई है वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में वर्ल्ड फेमस सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर रैंकिंग में सेकेंड नंबर अपना आईसीएआई का आता है वर्ल्ड में। हाँ सर, फर्स्ट किसका आता है, वो आज का आपका होमवर्क है, चेक करके आओ। डन। सो आईसीएआई नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, कब एस्टेब्लिश हुई है बेटा, 1 जुलाई 1949। सर ये याद करना पड़ेगा क्या ईयर? हाँ याद कर लो, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, आईसीएसआई कब एस्टेब्लिश हुआ या आईसीआई कब एस्टेब्लिश हुआ, बरोबर है। सो लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी, बोल सकता हूं, established on 1 जुलाई 1949। ईयर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन डेट मेरा और मेरे शादी का और इंस्टीट्यूट के इनकॉर्पोरेशन का बिल्कुल सेम है ना? 1 जुलाई को दूंगा ना पार्टी, है ना? उसके बाद आगे और बेटा, अभी जो पॉइंट बोला था लिख लो, सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बॉडी इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बॉडी इन द वर्ल्ड। ये सारे पॉइंट्स पे एमसीक्यू आएंगे बेटा, फटाफट से लिखते जाओ। ऐसा समझो ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिखवा रहा हूँ, और ये लिखने के बाद ये जो सेंटेंसेस है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, इतना मेरे ख्याल से हर एक को समझ में आ रहा है लिखते लिखते, है ना? जहाँ कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ लेना बेटा। उसके बाद क्या करती है बेटा ये इंस्टीट्यूट? रेकमेंड करती है। सर क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सर किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाकास एनफ्रा के कंसल्टेशन में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, रिकमेंड करती है, बराबर है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कमेटी मेंबर्स है, उसमें काफ़ी सारे कमेटी मेंबर्स कौन है बेटा? आपके आईसीएआई के मेंबर्स है। तो लिखो, इट रेकमेंड्स। अब कहाँ गया, कौन सा पैराग्राफ है? सेकेंड नंबर का पैराग्राफ दिख रहा है बेटा सभी को? अच्छा आप पैराग्राफ मत देखो, आप सिर्फ लिख लो डायरेक्टली, इट रिकमेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई,
सेबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन, लिखो। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं, इट ऑल्सो सेट्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स and technical standards on internal audit। सर ऊपर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कौन से? मे बी एक्सटर्नल ऑडिट से रिलेटेड बात चल रही है, और नीचे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट। आसान भाषा में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए हाल फिलहाल में भारत में कौन जिम्मेदार है बेटा? आईसीएआई। लास्ट पॉइंट, लास्ट से सेकेंड पैराग्राफ में लास्ट पॉइंट दिख रहा है, ओनली अ मेंबर ऑफ आईसीआई कैन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। हाल फिलहाल में ओनली द मेंबर ऑफ आईसीआई कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी। आईसीएआई के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट का मेंबर इंडिया में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल के अपॉइंट नहीं हो सकता। सर सीएस हो सकते हैं ना, कंप्लायंस ऑडिटर बोल करके सीएस अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल करके सीएस अपॉइंट नहीं हो सकते। बरोबर है? ये था बेटा आपका आईसीआई के बारे में डिस्कशन। बरोबर है? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट पेज पे एक पैराग्राफ दिख रहा है, आईसीआई एक्टिवली एंगेज इन इटसेल्फ इन एडिंग एंड एडवाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन। तो लास्ट में लिख लो एडवाइजरी सर्विसेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसको देंगे रे बेटा? किसके लिए? अपने भारत देश के लिए, और किसके लिए? तो अमेरिका के लिए थोड़ी देंगे, कुछ भी बात करते। नेक्स्ट आईसीडब्ल्यू है, लिखो। क्या लिखा नहीं आपने? नीचे क्या? नीचे कुछ नहीं। हाँ ना, ये इतने पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 to 7। बरोबर। नेक्स्ट आईसीएमएआई। सबका टाइम आता है। पहले इसका नाम था ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बरोबर है कि नहीं? हाँ। क्या कहना है बेटा इसका? देखो तो, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, प्रीवियसली कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये तुमने लिख लिया, ये प्रीवियस। नाउ रेगुलेट द कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन। फटाफट से लिखो, रेगुलेट्स कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन इंडिया। बरोबर है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना, यानी कॉस्ट ऑडिट। इससे रिलेटेड सारी सर्विसेज, फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सब कौन बता रहा है बेटा? आईसीडब्ल्यूआई। बरोबर। उसके बाद देखो और क्या करता है बेटा? अगेन एस्टेब्लिश बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट। ये तो तीनों इंस्टीट्यूट के लिए है। एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई। कब एस्टेब्लिश हुआ बेटा? इसका डेट भी दिया इन्होंने, देखो वही पैराग्राफ में, ऑन 28 of May
1959। 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ है। 49, 59 को ये, और 68 को अपना सीएस का इंस्टीट्यूट। बरोबर है। यंग कौन है? अपन लोग, है ना। और बूढ़ा कौन हो गया अभी? आईसीएस। ये फालतू बात मत करो। हाँ, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया अगर अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है तो आईसीएआई है। उसके बाद क्या करता है बेटा आईसीएम है? देखो सेकंड पैराग्राफ देख रहा हूं मैं। सेकंड पैराग्राफ में मुझे दिख रहा है इट रेकमेंड्स द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। तो लिखो ना फटाफट से, इट रेकमेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी, फटाफट लिखो, फॉलोड बाय द कंपनी। चैप्टर 3 से 4 नंबर का है बेटा, 3-4 मार्क का आएगा इस चैप्टर में से, 4 नंबर का कम से कम। और आपको उस समय ये प्रिंट किया हुआ मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो आप लिख रहे हो उतना पढ़ लेना, इसमें कवर रहेगा 100%, क्योंकि कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं बेटा इसमें। फॉलोड बाय द कंपनी which required to maintain cost accounting records। सेक्शन 148 में दिया है ना कौन कौन से कंपनी को कौन कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और याद है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हमने देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर में। याद आ रहा है क्या कुछ? क्रा 1, क्रा 2, क्रा 3, क्रा 4, उसके ऊपर टेस्ट होने वाला है आपका, अच्छे से पढ़ाई करके रखना बेटा। वहां पे भी हमने चार्ट्स बना करके समरी नोट्स बना करके दी थी, और चार्ट मेरे ख्याल से प्रिंटेड ही है नोट्स में उस चैप्टर में, मॉड्यूल के ही है बेटा एज इट इज। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड प्रोफेशन कौन गवर्न करता है बेटा? आईसीएमएआई गवर्न्स कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड प्रोफेशन इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऑब्जेक्टिव है बेटा इस इंस्टीट्यूट के, जैसे आपके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ना जिंदगी में, वैसे कुछ इंस्टीट्यूट के भी ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, डेवलप अ टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल। To develop a cost and management accountancy function as a powerful tool for the management control in all spheres of economic activity। ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा है टू डेवलप अ साइंटिफिक मेथड इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डेवलप साइंटिफिक मेथड्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। लिखो। उसके बाद टू डेवलप द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ द मेंबर्स, जिनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज रहेगा। मेंबर्स हैविंग नॉलेज इन द फील्ड लिख रहा हूं। हाँ, अब कौन सा फील्ड? रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग, है ना, वही सब। उसके बाद और भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स। हाँ, सेमिनार लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, बट ये सेमिनार में क्या बताएंगे बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड नॉलेज या ज्ञान सेमिनार में सुनने के लिए जो भी लोग आए उनको देंगे, और कुछ नहीं है। सर इससे क्या हो जाता सेमिनार लेने से? कुछ नहीं, फिर जो भी ये बच्चों को सेमिनार देते हैं, है ना, तो बच्चे ICWI या इस इंस्टीट्यूट में जाकर के कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं। CS इंस्टीट्यूट का भी सेमिनार हुआ था पुणे में। कहाँ पे? लास्ट टाइम मैं नरे गया था ना, नरे जादवर कॉलेज में, वहाँ पे CS इंस्टीट्यूट का सेमिनार था, 1000 लोग आए थे। बराबर है। उसमें पेरेंट्स बच्चे वगैरह सब मिला करके समझ लो, तो उसमें बच्चे होंगे 400-100, है ना। तो सेमिनार में इंस्टीट्यूट ने CS का स्कोप, खर्चा कितना आता है, वही सारी चीज़ें जो हम लोग बताते वो बताया, और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ एकदम फ्री। बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ अपने ICSI का। कहाँ पे? नरे में, पुणे में। और वहाँ पे उस दिन के बाद में कम से कम 20-25 एडमिशन एक ही दिन में हुआ।
कहाँ पे? CS कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, 20 से 25 रजिस्ट्रेशन एक दिन में, एक सेमिनार में। सर वो सेमिनार के कोई चार्जेस रहते हैं क्या? नो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं जब क्लास के लिए सेमिनार लेने जाता हूँ, 1-2 एडमिशन। ऐसा क्यों रहता है रे? हाँ, मतलब कोई इंस्टीट्यूट आई है तो ज़्यादा एडमिशन, प्राइवेट कोचिंग क्लास वाला है तो एडमिशन ही नहीं लेते बच्चे ज़्यादा। नाइंसाफी है। और भी इसका ऑब्जेक्टिव है टू कैरी आउट द रिसर्च इन द टू कैरी आउट द रिसर्च एंड पब्लिकेशन एक्टिविटी रिलेटेड टू यही कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। लिख लो, टू कैरी आउट। हर एक पॉइंट पे MCQ आएगा, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एक्टिविटी। अरे इनके आर्टिकल आते हैं ना मंथली, CWA करने वाले बच्चों को, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एक्टिविटीज इन द फील्ड। डन। स्क्रॉल कर दूं क्या? डन। लिखो, ये थे बेटा अपना नेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी। नेशनल अथॉरिटी जो भी थी इंडिया से रिलेटेड, ICSI, ICAI और ICMAI। उसके बाद लिखो IFRS फाउंडेशन, इंटरनेशनल अथॉरिटी, इंटरनेशनल अथॉरिटी। लिखो फोर्थ IFRS फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, IFRS फाउंडेशन। लिखो फटाफट से। अभी IFRS फाउंडेशन नाम से क्या लग रहा है बच्चों आपको? क्या है रे बेटा? फाउंडेशन। NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कर रही है? प्रोवाइडिंग सिंगल, हमने देखो IFRS टॉपिक पढ़ा था, क्या काम था इसका? ग्लोबलाइजेशन, आप सभी लोग जानते हो। उस चक्कर में हो क्या रहा है, एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऐसे सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ जो ग्लोबली सभी के लिए अप्लीकेबल है, बरोबर है। सो प्रोवाइडिंग अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी accounting standards which applies to the company operating in different countries. सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या नाम है रे उसका सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बरोबर है। ये जो लिखवा के दे रहे हो बस वही जो पैराग्राफ में दिया है ना, उसी को हम लोग टू द पॉइंट में थोड़ा सा शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। डन। ये आपने पढ़ना नेक्स्ट टाइम से। सर ये आपने जो लिखवाया है वो उतना ही पढ़ना है, वो ये चैप्टर में जो प्रिंटेड मैटर है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो, बस इतना ही पढ़ना। उसके बाद ये इसका मिशन है बेटा, इट्स मिशन। देखो सेकेंड पैराग्राफ, मिशन ऑफ द फाउंडेशन, इट्स मिशन टू डेवलप स्टैंडर्ड्स, इट्स मिशन टू डेवलप द स्टैंडर्ड्स। जो कैसे होने चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए उसमें? खासियत क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी to the financial market globally or around the world. Efficiency, बराबर। accountability, बराबर। you are accountable to your parents, है ना। उसके बाद international organization responsible for well-being of the global economy support their work including G20, the financial stability of the board and the World Bank. IFRS standards are now required in more than 125 jurisdiction. oh ये लिखो बेटा, ये आ सकता है in more than, लिखो 125
jurisdictions with many other permitting their use। बाकी भी और बढ़ ही रहे इसमें, एक्चुअल में 125 से बहुत ज़्यादा हो गए बेटा अभी। सपोर्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, एक पॉइंट और ऐड कर देना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 3 टायर स्ट्रक्चर है, लिखो 3 टायर स्ट्रक्चर। सर 3 टायर मतलब क्या? 3 फंडामेंटल बेस है। देखो पहला है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेटिंग रिलेटेड एक्टिविटी बोल सकता हूं। लिखो फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, लिखो बेटा स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज रहेगी इसमें। सेकंड गवर्नेंस एंड ओवरसाइट, गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। एंड थर्ड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। एक कोई तो ऑर्गेनाइजेशन उसका 2 टायर स्ट्रक्चर था। ओके, द IFRS फाउंडेशन हैज अ 3 tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड ऑफ द एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, गवर्न एंड ओवरसीन बाय द ट्रस्टी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये नहीं पढ़ते, बस इतना लिख के रख लो बेटा जो भी बताया, क्योंकि इसके अंदर में आपके मॉड्यूल में IFRS फाउंडेशन के बारे में बहुत कम जानकारी दी, इसलिए जितना लिखवा के दे रहा हूं उतना ही आपने एग्जाम के समय रीड करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग एक्टिविटीज रहेगी, गवर्नेंस एंड ओवरसाइट बोर्ड एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो जो है ट्रस्टी ऑफ द IFRS फाउंडेशन, वो अलग पॉइंट है, वो मैं साइड में लिख रहा हूं। लिखो ट्रस्टी ऑफ IFRS फाउंडेशन। ट्रस्टी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखो ट्रस्टी एक से ज्यादा हो गए तो आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है गावरान भाषा में, है ना, और चेक करने का है, उसका जिम्मेदारी किसका है? ट्रस्टी का है। ओवरसाइट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सर ये क्या होता है? नेक्स्ट इसी के ऊपर पॉइंट है, IASB के ऊपर, तब हम लोग देखेंगे। एंड ट्रस्टी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन टेक्निकल मैटर्स। इनका काम क्या है? गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। किसका? IASB का। टेक्निकल मैटर्स यानी स्टैंडर्ड सेटिंग एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। टेक्निकल मैटर्स ऑफ IFRS, बरोबर। जैसे आपके घर पे भी गवर्नेंस और ओवरसाइट रिलेटेड काम कौन देखता है? आपकी मम्मी या बड़ा भाई बड़ी बहन। टेक्निकल मैटर्स कौन देखते हैं? पापा। वैसे ही कुछ है ना। सोच डेवलप करो, ऐसा ऐसा होता होगा, बरोबर है। डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करो, है ना। ये जितनी भी अथॉरिटीज़ दी है, हर एक अथॉरिटीज़ के ऊपर अगर लिखने जाए तो एक एक किताब हो जाती है पूरी, बरोबर है। लोगों की ज़िंदगी जा रही है इस अथॉरिटीज़ इसमें, यहाँ पे सब में काम करते हुए। तो एक एक पैराग्राफ में आपके मॉड्यूल में दिया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, या समराइज जितना कर सकते उतना करते। बाकी सिर्फ रीड करना और आगे बढ़ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना बेटा इस चैप्टर में। उसके बाद आगे और लिखो। अब ये जो ट्रस्टी का जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
ड्यूरेशन और टेन्योर ट्रस्टी का कितना रहेगा बेटा? 3 इयर्स। हाल फिलहाल में मतलब मॉड्यूल जिस समय प्रिंट हुआ उस समय जो ट्रस्टी था वर्ल्ड कैपिटल मार्केट एंड बाय अदर यूजर्स, माइकल प्रेडा वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द आईएफआरएस फाउंडेशन ट्रस्टी। तो लिखो कौन था बेटा ये? माइकल प्रेडा। सर एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है क्या? यस, चेयरमैन ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन, बरोबर है। एक टर्म 3 साल का रहेगा और इसका हाल फिलहाल में जिस समय मॉड्यूल छपा गया था उस समय इसका सेकेंड टर्म चल रहा था, बट वो उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, बस नाम याद करके रख लेना। उसके बाद ट्रस्टी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों। हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रस्टी ऑफ द आईएफआरएस फाउंडेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है देखो। पहली, 1 2 3rd नंबर के पैराग्राफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड आईएफआरएस कमिटी। तो लिखो ना पहला वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। सर कौन सा बोर्ड? आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दूसरा वाला इसका रहेगा बेटा, एस्टेब्लिशिंग एंड अमेंडिंग द ऑपरेटिंग प्रोसीजर। लिखो एस्टेब्लिशिंग और amending the operating procedures। ओके और उसके बाद एनुअल स्ट्रेटेजी ऑफ द बोर्ड एंड असेसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। 3rd पॉइंट बस इतना लिख लो, रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजीज। किसकी बेटा? बोर्ड की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की। एंड एंश्योर द फाइनेंसिंग ऑफ द आईएफआरएस फाउंडेशन। एंश्योर फाइनेंसिंग ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन। और उसका जो भी एनुअल बजट रहेगा वो, ये सब काम किसका है बेटा? ट्रस्टी का। इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है, ट्रस्टी टेक्निकल मैटर्स में जाएंगे, ट्रस्टी का ड्यूरेशन 3 साल का रहेगा और ये उसके कुछ 1 2 3 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लिख लिया बेटा सभी ने? स्क्रॉल करूँ क्या? और लिखा क्या बच्चों? ये आज लिख लो, अगर आज आलस में छोड़ दिया तो बाद में आपका कभी लिखना नहीं होगा। डन, छोटे छोटे पॉइंट्स है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा डायरेक्टली। देखो हो गया, लास्ट 2 पेज, चैप्टर खत्म। आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल क्या करता है बेटा? काउंसिल बताओ तो जरा। एडवाइजरी काउंसिल इज द फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड द ट्रस्टी। लो, ट्रस्टी और बोर्ड दोनों को कंसल्टेंसी देने के लिए, एडवाइस के लिए एक काउंसिल है। कौन सा? आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल। लिखो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, ICSI, ICAI, ICMAI, देन हाँ बरोबर है, आईएफआरएस फाउंडेशन, ट्रस्टी ऑफ फाउंडेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, ये भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी है बेटा। लिखो फटाफट से, आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल। लिखो क्या करता है बेटा? एडवाइस दे रहा है किसको? आईएएसबी को, ट्रस्टी ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन को। ठीक है, तो लिखो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू IASB and
ट्रस्टी ऑफ IFRS फाउंडेशन। एग्जाम में MCQ आएगा। क्या काम है इसका? एडवाइस देना है। किसको? ISB को और ट्रस्टीज को। एडवाइजरी बॉडी टू ISB, एडवाइजरी बॉडी टू ISB एंड ट्रस्टी ऑफ IFRS फाउंडेशन। फटाफट से लिखते हैं। इसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कितनी ऑर्गेनाइजेशन इस काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही है अराउंड द वर्ल्ड? 43 ऑर्गेनाइजेशन एंड 49 मेंबर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हो बेटा। 43 ऑर्गेनाइजेशंस एंड 49 मेंबर्स। रिप्रेजेंटिंग द एडवाइजरी काउंसिल, रिप्रेजेंटिंग द काउंसिल। उसके बाद अच्छा, ये जो सारे मेंबर्स हैं ना, साल में 2 दफा मिलते हैं 2 दिन के लिए लंदन में। सो मीट्स 2 टाइम्स, अरे मीटिंग होती है इनकी 2 टाइम्स अ ईयर फॉर 2 days इन लंदन। कहां पे? लंदन में। ओके, और भी इनका एक काम है, देखो जरा ध्यान देना बेटा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टाफ प्रोवाइड्स अपडेट टू द काउंसिल एंड इनवाइट्स क्वेश्चन एंड आल्सो कंसल्ट एडवाइजरी काउंसिल। मतलब एडवाइजरी काउंसिल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो भी स्टाफ है अपडेट प्रोवाइड करेगा और क्वेश्चंस भी भेजेगा, फिर काउंसिल उसके ऊपर सोच समझ के जवाब देगा। ये सब क्यों चल रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए ये सब चल रहा है बेटा, और कुछ नहीं। बस लास्ट पॉइंट लिख लो इसका। IASB स्टाफ, लास्ट पैराग्राफ, हाँ बेटा इसी में। IASB स्टाफ प्रोवाइड्स अपडेट्स एंड क्वेश्चनायर्स, बरोबर है, एंड क्वेश्चंस। किससे रे बेटा? काउंसिल से। काउंसिल के पास में जो भी स्टैंडर्ड्स है, रॉ स्टैंडर्ड है, ड्राफ्ट कॉपी वो आएगी, उसके ऊपर कंसल्टेंसी मतलब कौन प्रोवाइड करेगा? काउंसिल। किसको? IASB को। फिर उसके बाद क्या होगा? आपका IFRS सेट होगा। बस लास्ट पॉइंट लिख लो, हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं बेटा इसमें। बोर्ड कंसल्टेंसी काउंसिल, क्या क्या दिया इसमें? बोर्ड कंसल्ट IFRS एडवाइजरी काउंसिल ऑन इट्स। बाप रे बाप, एक और पॉइंट है बच्चों, लिखो। कंसल्ट्स काउंसिल ऑन कौन कौन से मैटर्स है बेटा? देखो तो, टेक्निकल, लिखते जाओ, रुको मत। टेक्निकल एजेंडा, प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज, project issue related to application and implementation of IFRS standard, project issues related to IFRS। उसके बाद बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रपोजर, यानी CBA लिख लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। डन, ये काउंसिल का काम है। लिख लिया बेटा सभी ने? स्क्रॉल करूं मैं? बच्चों आप सच में बहुत स्लो लिख रहे हो। डन। देखो ये जो बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है उसका लिखना हो भी गया है, चेक कर लो। देखो ये देखो स्क्रीन में मुझे दिख रहा है अभी भी सामने। हाँ देखो उसने ब्लू कलर का चेक्स का शर्ट पहना है, स्क्रीन में दिख रहा है बेटा। लिखना हो गया बेटा आपका? देखो हाथ हिला रहा है। हाँ हो गया मेरा लिखना। ओके बच्चों, एक 2 मिनट का ब्रेक रहेगा इसमें, क्योंकि बैटरी फुल हो गई है, मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ेगी इसके। ले रहे बेटा 1 मिनट के लिए बंद कर। बैटरी नहीं, मेमोरी कार्ड। डन, थैंक यू। यस
उसके बाद आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल हो गया बेटा। बच्चों ऐसा मत करो, ले बेटा आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल हो गया। देन उसके बाद है बेटा फिनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल ऑफ यूके, एक और काउंसिल है, लिखो एफआरसी, फिनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लिखो 7। फिनेंशियल, फटाफट से लिखना है बेटा, रिपोर्टिंग काउंसिल, ये कहां का है? यूके। यूके न रे, लंदन लंदन क्या करता बार बार, लिखो फटाफट से। ये बेसिकली एक कंपनी है, इज अ कंपनी, फटाफट से लिखना है, इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, आईएफआरएस जो था वो एनजीओ था, है ना, एक टाइप से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, एमसीक्यू आने वाला एग्जाम में, उस समय बच्चा बोलेगा काश उस दिन लिख लिया रहता, 6 महीने बच जाते। आप भी गाली मारते होंगे, साला कैसा आदमी है, जब भी बोलता है खट्टा बोलता है एकदम। पार्टली फंडेड बाय, देखो इसमें पैसा कहां कहां से आ रहा है, पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, बाय गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। आगे और लिखो, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे ना यार। अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करता है बेटा? अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या करता है ये? बिजनेस इनोवेशन। ये जनरल वर्ड आते हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बिजनेस इनोवेशन, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, स्किल डेवलपमेंट, सबका मीनिंग सेम है। बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स, इसमें डेवलपमेंट में काम करने के लिए पता नहीं क्या कर रहा है। एफआरसी सपोर्टेड बाय द 3 कमिटी, लिख लो। एफआरसी मतलब क्या है बेटा? फिनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, सपोर्टेड बाय 3 कमिटी। कमिटी बोलो कौन कौन सी कमिटी है बेटा? कोड्स एंड स्टैंडर्ड कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी और कंडक्ट कमिटी। और आगे के पैराग्राफ में कमिटी करती क्या है उसी के बारे में लिखा है। आप ही नाम से बताओ तो क्या करती है बेटा? ये कोड्स एंड स्टैंडर्ड, ये कमिटी एडवाइस करती है, एडवाइज एफआरसी ऑन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर्स। एग्जीक्यूटिव कमिटी एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और कंडक्ट कमिटी क्या करती है? एडवाइज ऑन टू द कंडक्ट एक्टिविटीज ऑफ द काउंसिल। सो एडवाइजरी सर्विस ऑन कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटीज। 3 कमिटी हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी एंड एक्चुरियल डिसिप्लिन ऑफ द बोर्ड। अकाउंटिंग एंड एक्चुरियल डिसिप्लिन बोर्ड कहां का बेटा? ऑफ यूके। लिखो जल्दी जल्दी। 8 AADB लो शॉर्टकट। अकाउंटिंग एंड एक्चुरियल डिसिप्लिन बोर्ड, अकाउंटिंग एंड एक्चुरियल डिसिप्लिन बोर्ड। एग्जाम में शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे सर इसका? हाँ सर, लर्न करना है क्या? हाँ, अकाउंटिंग एंड एक्चुरियल सर्विसेज के बारे में आपको फाउंडेशन में थे तब बताया था बेटा, है ना। इंश्योरेंस कंपनी को एक्चुरियल सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली क्या करता है? मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज और ये सब यूज़ करके इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करता है कि नेक्स्ट ईयर कितने की प्रोविजन क्रिएट करना है। इंश्योरेंस कंपनी को प्रोविजन क्यों क्रिएट करना है बेटा? इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना है।
नेक्स्ट ईयर कितने लोग मरेंगे, नेक्स्ट ईयर कितना लॉस हो सकता है ना। तो ये सब गणित के कैलकुलेशंस यूज करके वो इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करता है इन मेकिंग प्रोविजन, बरोबर। जैसे सीए का कोर्स है वैसे एक एक्चुरी का भी कोर्स है, काफी टफ कोर्स है। सीए सीएस के जैसी बेटा एक एक्चुरी का कोर्स है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैथ्स का नॉलेज बहुत स्ट्रांग चाहिए, इसलिए मैंने किया ही नहीं। लिखो, इसका एक ही सेंटेंस पे खत्म हो जाएगा बेटा। इज एन, मैं बोल सकता हूं, इंडिपेंडेंट investigative and disciplinary body for accounting and actuaries in UK, is an independent investigative and disciplinary body for accounting and actuaries in UK। लिख लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं, बाकी सब जनरल बातें दी, इसलिए मैं आगे का नहीं लिखवा रहा हूं। उसके बाद 9, प्रोफेशनल ओवरसाइट बोर्ड, पॉब, पीओबी। लिखो आप डिटेल में, प्रोफेशनल, प्लीज लिखो बेटा, मैं नोट चेक करने वाला हूं आज सबका। हाँ, प्रोफेशनल ओवरसाइट बोर्ड, प्रोफेशनल ओवरसाइट। एक तो आपका जो काम है घर पे, आप जो समरी नोट्स निकलना चाहिए मैं यहां पे निकलवा के दे रहा हूं, उसमें भी आप इतना बोल रहे हो बस बस। लिखो प्रोफेशनल ओवरसाइट बोर्ड क्या होता है बेटा? ये यूके रेगुलेटरी बॉडी है, स्पेशलाइज इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एक्चुरियल प्रोफेशन। कहां का है बेटा? यूके। सब यूके में ही है यार। लिखो, यूके रेगुलेटरी बॉडी स्पेशलाइज्ड इन accounting, auditing and actuaries profession, actuarial profession। यूके में it is a part of FRC, फिनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल यूके। हमने अभी जो थोड़ी देर पहले FRC पढ़ा था ना, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, फिनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल का ही एक पार्ट है प्रोफेशनल ओवरसाइट बोर्ड। क्या करता है ये? नाम से ही देखो बेटा, ओवरसाइट बोर्ड है, वॉच रख रहा है, चेक कर रहा है जो बाकी बॉडीज है उनका जो काम है वो प्रॉपरली कर रही है कि नहीं कर रही है, बस वही आगे लिखा है आसान भाषा में। प्रोवाइड्स अश्योरेंस दैट, प्रोवाइड्स अश्योरेंस दैट। आप भी सोच रहे होंगे सर प्रैक्टिकल जिस दिन लेते उस दिन भी इतना नहीं लिखते हम। अश्योरेंस दैट, प्रोवाइड्स अश्योरेंस दैट professional bodies are properly setting standards and enforcing disciplines। डन।
एफआरसी का ही पार्ट है, एफआरसी के लिए काम करता है। क्या काम करता है सर? ये इंस्पेक्शन का काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एफआरसी। पीओबी कैरी आउट इंस्पेक्शन वर्क। कौन है रे ये? इंस्पेक्शन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एफआरसी। लास्ट पैराग्राफ देख रहा हूं, द बोर्ड ऑल्सो ऑपरेट्स इन द ऑडिट इंस्पेक्शन यूनिट, ओके, दैट ओवरसीज द ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलो ठीक है, लिखो लास्ट पॉइंट समराइज करके देखो बेटा, इसमें यही बन सकता है क्या? पीओबी ऑल्सो ऑपरेट इन एआईयू ऑडिट इंस्पेक्शन यूनिट। लिखो पीओबी ऑल्सो ऑपरेट्स in AIU audit inspection unit and made recommendations to the government and professional authority. किस रिगार्ड में बेटा? रिलेटेड टू ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस। लिख लो एंड मेक recommendations to the government, recommendations for appropriate regulatory actions, make recommendations for appropriate actions by government and professional authorities. रिकमेंडेशन करना, कंसल्टेंसी देना, चेक करना, इंस्पेक्ट करना, यही ओवरसाइट बोर्ड का काम होता है। बस वही काम ये कर रहा है, दैट्स इट। मतलब एक प्रकार से ऑडिट का काम कर रहा है क्या? चेक करने का काम है ना। तो यही बोर्ड, ये जो मेंबर्स है इसके क्या ऑपरेट कर रहे हैं? एक एआईयू ऑपरेट कर रहे हैं, ऑडिट इंस्पेक्शन यूनिट। किसके लिए? काउंसिल के लिए, फिनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल ऑफ यूके के लिए काम कर रहे लोग। नेक्स्ट, यूरोपियन फिनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप, ईएफआरएजी, इफ्रैग, यूरोपियन। कलर चेंज करो, लो कलर चेंज कर रहा हूं। यूरोपियन फिनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप। लिखो फटाफट से, लास्ट पेज है, खत्म है, नेक्स्ट पेज पे खत्म है, खत्म। लिखो बेटा एक वर्ड में, इज अ प्राइवेट एसोसिएशन। लिखो फटाफट से, इज अ प्राइवेट एसोसिएशन, इज फर्स्ट पॉइंट। बाद में रह जाएगा, फिर बोलना मत 6 महीने फेस्ट हो गए तो। पता चला इस चैप्टर में यहीं से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आ गए, क्या करोगे? इज, देखो मेरी जबान बहुत काली, मैं बोल रहा हूं, इज अ प्राइवेट एसोसिएशन। आईएफआरएस एनपीओ था, उसके पहले हमने जो देखा वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी, और ये प्राइवेट एसोसिएशन है। लो क्या क्या याद करेंगे बेटा हम लोग? सर ये कैसे याद करना है? बार बार पढ़ के। सर भूल गए तो फिर पढ़ना, भूल गए फिर पढ़ना। ये चैप्टर के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई गाइडेंस नहीं है। 5 पेज का चैप्टर है, चलते फिरते नहाते धोते पढ़ते रहो, है ना। इज अ प्राइवेट एसोसिएशन, association established in public interest। प्राइवेट भी है और पब्लिक इंटरेस्ट में है, एस्टेब्लिश हुई है, क्या बात है। एस्टेब्लिश इन टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, इट्स मेंबर्स हैव नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आईएफआरएस। ठीक है, इट्स मेंबर्स हैव नॉलेज, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है ना, एंड इंटरेस्ट इन आईएफआरएस। ठीक है, देखो उसके बाद आगे, मिशन टू सर्व द यूरोपियन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, नेचुरली इफ मेंबर द यूरोपियन डेलीगेशन टू द आईएसबी। चलो ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्टली लिखो बेटा, रोल ऑफ इफ्रैग। रोल ऑफ इफ्रैग, रोल क्या बेटा इसका देखना जरा।
अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बाप रे बाप, लिखो अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बजट ऑफ नेक्स्ट ईयर। बट ऑब्वियस है, बजट है तो फ्यूचर पीरियड का ही रहेगा ना। आगे बोल रहा है अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, कंट्री का नहीं है, बोर्ड के मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड members of the board is nominated by the European Commission after having heard by the Council of the, चलो ठीक है। उसके बाद exercising the general oversight on board, ये देखो ये भी ऑडिट वाला ही काम कर रहा है, oversight, exercising the general oversight on बोर्ड, हो गया। नेक्स्ट है सीपीए, इंडिया में जिसको सीए बोलते हैं, अमेरिका में उसको सीपीए बोलेंगे। नेक्स्ट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, डेजिग्नेशन क्या है, सीपीए। जैसे ICAI उसके मेंबर का डेजिग्नेशन क्या है, CA, वैसे AICPA के जो मेंबर्स है उनका डेजिग्नेशन है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। लिखो फाउंडेड इन, सबसे पुरानी है 1887, मंथ और डेट मालूम नहीं है बेटा। फाउंडेड इन 1887, इज अ नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लिखो बेटा, इज नेशनल, वहां के लिए, हमारे लिए इंटरनेशनल है, नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसकी रे बेटा, ऑफ CPAs इन US, ऑफ CPAs इन US। कितने मेंबर्स है इसमें, टोटल 4,18,000 मेंबर्स है, यानी CPA 4,18,000 है, इन 143 कंट्रीज, 143 कंट्रीज, बाप रे। इट सेट स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशन एंड US ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लिख लो क्या करती है बेटा है, इट सेट्स इथिकल, कैसे, इथिकल, इथिक्स बोला तो मेरे को एक पर्सन की याद आती है हमेशा, इट सेट्स इथिकल स्टैंडर्ड्स, it sets ethical standards and it sets ethical standards for profession and US auditing standards, ethical standards for profession, कौन सा प्रोफेशन है बेटा, CPA का, and US auditing standards। उसके बाद okay, in January 2012 AICPA entered into a joint venture with the Chartered Institute of Management and Accountant, CIMA के साथ जॉइंट वेंचर हुआ था। ठीक है, जॉइंट वेंचर इनका हुआ होगा बट वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड करके छोड़ दो, एग्जाम में MCQ आने के चांसेस कम है। अकाउंटेंट्स लॉन्च इन 2017 ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्सपर्टाइज। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा डायरेक्टली, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अमेरिका तक पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ोगे, लिखो ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB, लॉन्ग फॉर्म लिखो बेटा, लिख बेटा, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बरोबर है। ऑस्ट्रेलियन, ऋषिकेश ने बोला इसलिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज सच में छुट्टी देता था मैं, सच में छुट्टी दे रहा था। ही इज द ओनली पर्सन।
लो, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ बेटा, काम की चीज सुनना बेटा। इसमें क्या कहना है इसका, इज एन ऑस्ट्रेलियन एजेंसी दैट डेवलप्स एंड मेंटेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इज एन ऑस्ट्रेलियन एजेंसी, लिखो, दैट डेवलप्स एंड मेंटेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दैट डेवलप्स। आपको कब इसका फायदा समझ में आएगा पता है, जब एग्जाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे ना, आपको एमसीक्यू आपके लिखे हुए में से दिखेंगे, बरोबर है क्या। दैट डेवलप्स एंड मेंटेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स इससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन नोटिफिकेशन सब ये एजेंसी प्रोवाइड कर रही है। वर्क्स ऑन 2-tier स्ट्रक्चर। पहला ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AAS, लॉन्ग फॉर्म वहां पे नोट्स में दिया है बेटा, नीचे में देखो लास्ट पैराग्राफ, Tier 1 ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड Tier 2 and Australian accounting standard reduced disclosure requirement, reduced disclosure requirement। बच्चों इसके बारे में तो ज़्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ, बस अपने मॉड्यूल में दिया इसलिए लिखवा के दे रहा हूँ। द मिनिस्टर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ AASB, वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे वो अपॉइंट्स करेंगे। मतलब सर वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है कि इसके लिए, नो, पढ़ के तो यही लग रहा है, मिनिस्टर्स अपॉइंट चेयरमैन ऑफ इलेक्शन, मतलब मैं इंस्टीट्यूट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ AASB, ओके। देन अगेन FRC से रिलेटेड ये पॉइंट, ओके, ऑलरेडी देख लिया। देन लिखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑफ कनाडा। मैं कनाडा तक पहुंच गए हम लोग। लिखो नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड इन कनाडा, FRASC। लिखो बेटा प्लीज, आप लॉन्ग फॉर्म लिखो साथों साथ, बहुत कॉमन पॉइंट है, ये होमवर्क है, ये आप लिखोगे बेटा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CICA, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लिखो, सिंपल पॉइंट है, इनकॉर्पोरेटेड, थोड़ा अलग है इसके लिए लिखवा के दे रहा हूं, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके। ये भी एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ICAI, ICSI और ICWI जो इंडिया में, वो भी क्या NPO है क्या? हाँ, वो भी NPO है। मतलब वो जो भी कुछ उनके पास सरप्लस बच रहा है ना, जो उनके पास सरप्लस बच रहा है, प्रॉफिट तो नहीं बोलूंगा मैं, उस सरप्लस के ऊपर उन्हें इनकम टैक्स देने का काम नहीं है, नो, मतलब वो टैक्स एग्जम्प्ट एंटिटीज है। हाँ, एग्जाम में MCQ आ सकता है। क्या करता है बेटा ये कैनेडियन इंस्टीट्यूट? कुछ नहीं, पब्लिश कर रहा है गाइडेंसेस एंड एजुकेशनल मटेरियल ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बस लिख लो, इट पब्लिश गाइडेंसेस एंड एजुकेशनल मटेरियल, किसके ऊपर? ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस इतना ही काम है क्या? ये काम तो हमारा नीचे का एक एंटरप्राइज वाला भी कर लेता, ठीक है। लास्ट, अच्छा, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने मेंबर्स है? नंबर ऑफ मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली दिया है 75,000 CA।
और इनके स्टूडेंट्स कितने मालूम है क्या? 12,000 अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स both in Canada and Bermuda. Students around 12,000. Accounting Standard Board of Japan, ASBJ. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ जापान। ओहो, ये है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, इज प्राइवेट सेक्टर, पीएसओ है ना, ऑर्गेनाइजेशन। लिखो फटाफट से। क्या करता है बेटा? हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फिनेंशियल प्रैक्टिसेस एंड मेकिंग रिकमेंडेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, वही काम है, सबके सेम काम है यार, कोई अलग काम तो कोई कर ही नहीं रहा है। लिखो, हेल्प्स इन, फटाफट से लिखो बेटा, हेल्प्स इन डेवलपमेंट of financial practices in Japan and sound capital market। आपको कौन हेल्प करता है साउंड कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट में? विकास सर। कैसे हेल्प करता है बेटा? बाय मेकिंग recommendations and contribution। लिख बेटा परम, मैं चेक करने वाला हूं। recommendations and contribution किस चीज में? to the international accounting system, international accounting system। कैसे? by studying and researching, by studying and researching। क्या स्टडी और रिसर्च? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टडी और रिसर्च करके क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? कंट्री में साउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस एंड साउंड कैपिटल मार्केट डेवलप होगा। बरोबर है? यही काम कौन कर रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ जापान। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मतलब इसी पॉइंट में उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। बेटा ऑब्जेक्टिव्स यहां पे आपको दिए 1 2 3 4 5। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है बेटा? एएसबीजे जो परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले स्टडी रिसर्च और डेवलप कर रहा है। क्या? गैस। पहला स्टडी रिसर्च, इतना सब करके भी क्या डेवलप किया बताओ? रिसर्च एंड डेवलपिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टडी एंड रिसर्च डिस्क्लोजर सिस्टम, पर्टिनेंट टू बिजनेस फिनेंस सिस्टम। उसके बाद रिकमेंडेशन दे रहा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज मेंशन इन द प्रीसीडिंग 2 आइटम। और ऊपर के 2 आइटम के ऊपर तीसरे में क्या दे रहा है? रिकमेंडेशंस। एक ही चीज घुमा फिरा के बार बार बता रहे हैं। हेल्प टू डेवलप एंड इंप्रूव द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हेल्प टू डेवलप एंड इंप्रूव इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
प्लीज लिखो बच्चों, ये चैप्टर बड़े काम का है, 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। नेक्स्ट टाइम अब आपको ये 7-8 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी समरी नोट्स आपने 2 पेज में लिखा उसमें हो जाएगा सब। अब आप अगर बड़े बड़े मोटे मोटे हैंडराइटिंग में लिखोगे तो मेरी क्या गलती उसमें। उसके बाद लास्ट पॉइंट, एंड अदर बिजनेस इज नेसेसरी टू डिस्चार्ज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एएफएस। चलो ठीक है, लास्ट पॉइंट जनरल है। देखो तो कितना छोटा है बताओ मुझे, ये देखो सारे पॉइंट इसमें आ गए। बताओ, ये देखो ये इतनी सी जगह में हो गया सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ 14 15 जापान कुछ था इसमें। सिंपल है, जस्ट ये वाला चैप्टर रीड करना, जो भी पॉइंट्स आपको लिखवा करके दिए बेटा सिर्फ रीड कर लो, ठीक है। उससे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी सेट होने वाले इसी पॉइंट्स पे सेट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।